बैक टू द चैनल नेशनल कॉमर्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज आप लोगों से एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने जा रहा हूं, जिस चैप्टर का नाम है इशू ऑफ डिबेंचर्स। बच्चे इस चैप्टर में बहुत घबराते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं क्या कवर करने वाला हूं, आपके टॉपिक यानी आपकी चैप्टर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स इसमें कवर होंगे वो सारे इस वीडियो में कवर होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आज का टॉपिक इशू ऑफ डिबेंचर। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी आपको देना चाहता हूं। डिबेंचर्स होते क्या हैं? क्लास 11 से पढ़कर आ रहे हैं कि डिबेंचर क्या होते हैं। तो मेरे बच्चों, डिबेंचर की अगर मैं बात करूं, ये एक तरीके का लॉन्ग टर्म लोन है जो कंपनी ने आप लोगों से लिया है। आप लोग इन द सेंस जनरल पब्लिक, और कंपनी आपको रिटन एक्नॉलेजमेंट मतलब लिखकर ये जरूर देगी कि हम मानते हैं कि हमने आप लोगों से क्या लिया हुआ है बेटा, लोन। उसको रिटन एक्नॉलेजमेंट को वो एक सर्टिफिकेट में कन्वर्ट करके आपको देंगे, और कंपनी ये मानेगी कि वो आपको हर साल इस पर इंटरेस्ट देती रहेगी। इंटरेस्ट रेट पहले से फिक्स होगा, प्री डिटरमाइन कहते हैं इसको, एंड इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब ये आपको देना ही देना है, चाहे आपको प्रॉफिट हो चाहे आपको क्या हो मेरे बच्चों, लॉस हो, इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। आपको इन द सेंस किसको बेटा, कंपनी को पे करना पड़ेगा। जनरली जो डिबेंचर्स होते हैं वो सिक्योर्ड होते हैं, मतलब कंपनी कोई एसेट गिरवी रखती है तब वो लोन लेती है। लेकिन जिन कंपनियों की गुडविल यानी रेपुटेशन मार्केट में अच्छी होती है, उनके अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स भी इजीली मार्केट में क्या होते हैं मेरे बच्चों, बिक जाते हैं। डिबेंचर्स की मैच्योरिटी अमाउंट की बात करूं कि आप लोन कितने समय तक ले सकते हो, तो कंपनीज एक्ट 2013, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यू में जरूर आएगा। कंपनीज एक्ट 2013 डिबेंचर्स की मैच्योरिटी के बारे में बात करता है कि एक कंपनी 10 साल तक लोन ले सकती है। 10 साल के अंदर अंदर कंपनी को उस डिबेंचर को रिडीम यानी पे बैक करना पड़ेगा। मगर कंपनीज एक्ट ने एक एडवांटेज दिया है, एक एज दिया है इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों को। उन्होंने ये कहा कि अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है तो वो चाहे तो 30 साल तक 30 इयर्स तक लोन ले सकती है। 30 इयर्स के अंदर अंदर उनको रिडम्पशन करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। आइए हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ये तो थ्योरी पार्ट था, अब हम चलते हैं अपने न्यूमेरिकल पार्ट के ऊपर, इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो ध्यान से अपने नोट्स बनाते रहिएगा। मैं आज आपसे जो बात करने जा रहा हूं वो बात करने जा रहा हूं इशू ऑफ डिबेंचर्स। हम डिबेंचर्स को इशू करेंगे। तो जब हम डिबेंचर को इशू करेंगे तो इशू करने के दो रास्ते हैं, दो तरीके से इशू हो सकते हैं। एक तो हो सकते हैं मेरे बच्चों फॉर कैश। कैसे इशू हो सकते हैं? कैश में, कि भाई कंपनी आपसे पैसे लेगी, बदले में आपको सर्टिफिकेट देगी कि हम ये मानते हैं कि हमने आपसे क्या लिया हुआ है, लोन लिया हुआ है। या फिर एक और टॉपिक है जिसको हम मानते हैं फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। ये शेयर्स में भी आपने पढ़ा है, फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। इसका मतलब कि कंपनी ये कहती है कि हमें पैसे नहीं चाहिए, हम आपसे कोई एसेट खरीद लेंगे या आपका बिजनेस खरीद लेंगे, और बदले में हम आपको क्या देंगे, कंपनी के डिबेंचर्स देंगे। इसको हम बोलते हैं फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। तो बच्चों, डिबेंचर इशू करने के दो रास्ते हैं। रास्ता नंबर 1, कंपनी पैसे लेकर डिबेंचर दे सकती है। रास्ता नंबर 2, कंपनी आपसे कोई एसेट या आपका बिजनेस खरीदेगी और बदले में आपको अपने डिबेंचर इशू कर देगी। एक और तरीका है जो डिबेंचर इशू करता है, वो हम आगे वीडियो में कवर करेंगे, जिसे हम बोलते हैं कोलैटरल सिक्योरिटी। उसको हम आगे कवर करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं, चाहे कैश हो चाहे कंसीडरेशन अदर देन कैश हो, डिबेंचर जो इशू हो सकते हैं वो 3 तरीके से हो सकते हैं, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट।
तो सर जल्दी से बता दीजिए इन तीनों का मतलब क्या होता है। बड़ी जल्दी जल्दी समझाता हूं मेरे बच्चों। देखिए कंपनी की एक फेस वैल्यू होती है। अगर डिबेंचर्स के ऊपर कोई फेस वैल्यू ना लिखी हो तो बड़े एग्जाम में बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, आप उसको 100 रुपए मानेंगे। कितने रुपए मांगेंगे? 100 रुपए। तो अगर 100 रुपए की चीज मार्केट में 100 रुपए की ही है तो उसे हम कहते हैं एट पार। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? एट पार। अगर 100 रुपए की चीज मार्केट में 104, 105 यानी कि मोर देन फेस वैल्यू 101 भी हो सकती है तो उसको हम कहते हैं एट प्रीमियम। और अगर 100 रुपए की चीज मार्केट में कम में मिल रही है 98, 96 तो इसे हम कहते हैं एट क्या मेरे बच्चों? डिस्काउंट। क्या कहते हैं? एट डिस्काउंट। तो अगर मैं शेयर्स की बात करूं, थोड़ा सा शेयर्स भी इसमें बीच में इन्वॉल्व करूंगा बच्चों। अगर मैं शेयर्स की बात करूं, कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कि कंपनी कभी अपने फ्रेश शेयर्स को, नए शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती। तो कंफ्यूज नहीं होने का, डिबेंचर तो इशू कर सकते हैं डिस्काउंट पर, कर देंगे। बस बात इतनी सी है, मुद्दा इतना है कि कंपनी अपने शेयर्स को नहीं कर सकती, डिस्काउंट को डिबेंचर्स को डिस्काउंट पर इशू किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। अब हम चलते हैं अपनी जर्नल एंट्रीज की तरफ। पहला टॉपिक जो मैं कवर करने जा रहा हूं वो टॉपिक होगा इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और इस टॉपिक को कवर करते हैं। तो बच्चों हमारा जो टॉपिक है पहला वाला वो है इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश, और वो भी एट पार पर। किस पर है मेरे बच्चों? एट पार पर। तो जब हम पार की बात करें, मैंने आपको अभी समझाया था कि हम 100 रुपए के डिबेंचर को फिर मार्केट में कितने रुपए पे इशू कर रहे हैं? 100 रुपए में ही। तो अगर मैं पार की डेफिनेशन की बात करूं तो व्हेन अ कंपनी इशू डिबेंचर इक्वल टू द फेस वैल्यू देन इट इज नोन एज एट पार। तो बच्चों आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, मैंने हेडिंग लिखी है इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश और ब्रैकेट में लिख दिया है एट पार। मतलब अगर 100 रुपए की फेस वैल्यू है तो इसे मैंने कितने पर इशू करा है बेटा? 100 रुपए पर ही इशू करा है। अब इसमें दो कंडीशंस होंगी। कंडीशन नंबर 1 पहले डिस्कस कर रहा हूं, फिर कंडीशन नंबर 2 डिस्कस करूंगा। कंडीशन नंबर 1, अगर मुझे पूरा पैसा एप्लीकेशन पर मिल जाए, कंपनी कह रही है कि हम 60,000 डिबेंचर इशू करेंगे और हमें पूरा का पूरा अमाउंट फेस वैल्यू जो है वो एप्लीकेशन पर ही चाहिए। मैंने आपसे क्या कहा बच्चों? एप्लीकेशन पर ही अगर पूरा अमाउंट चाहिए, अगर कुछ फेस वैल्यू मेंशन नहीं है तो आप कितना मानेंगे? आप मान लेंगे 100 रुपए की फेस वैल्यू। क्या मान लेंगे बेटा? 100 रुपए की फेस वैल्यू। अब इधर एग्जाम में बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि कंपनी ने डिबेंचर इशू करे या इतने रुपए के डिबेंचर इशू करे। मैं फिर से बोलता हूं, कंपनी ने डिबेंचर इशू करे या इतने रुपए के डिबेंचर इशू करे, दोनों में जमीन और आसमान का डिफरेंस है। अब जैसे मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, कंपनी ने कहा कि हमने 6000 डिबेंचर इशू करे, 60,000 नहीं 6000 डिबेंचर, और हम पूरा पैसा आपसे एप्लीकेशन पर मांग रहे हैं। आप डायरेक्टली अमाउंट लिखेंगे बच्चों, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। तो 6000 इंटू 100, कंपनी ने पूरा पैसा ले लिया और 6000 इंटू 100। ठीक है बच्चों। अब अगर कुछ मेंशन नहीं होता तो अगर हम लमसम पेमेंट ले लेते हैं तो सिर्फ डिबेंचर के केस में, सिर्फ डिबेंचर के केस में हम एप्लीकेशन और अलॉटमेंट साथ में मांगते हैं। लमसम पेमेंट में मैं कह रहा हूं तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ये 9% क्या है सर? ये बेटा इंटरेस्ट रेट है जो क्वेश्चन में गिवन होगा। इट इज वर्सेटाइल, चेंज होता रहेगा। क्वेश्चन में 10% दिया है, 10 लिख देना, 12 लिखा हो 12 लिखना, कुछ ना लिखा हो हटा देना। ठीक है बच्चों, जो भी मेंशन होगा। अभी मैं एक अजम्पशन लेके चलता हूं कि कंपनी ने 9% डिबेंचर इशू करे हैं, तो ये अमाउंट आ गया डिबेंचर इनटू फेस वैल्यू, फिर 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू 9% डिबेंचर, डिबेंचर इनटू फेस वैल्यू।
लेकिन अगर मैं कहता कि क्या हुआ कि कंपनी ने 6 लाख रुपए के डिवेंचर इशू करे एट फेस वैल्यू, तो ऑलरेडी रुपए गिवन है, मल्टीप्लाई बाय 100 करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सीधे सीधे यहां पर कितना अमाउंट लिख दीजिए, 6 लाख। तो रुपए और डिवेंचर को ध्यान से पढ़िएगा, मुद्दा यही गड़बड़ हो जाएगा। अगर कंपनी ने लिखा डिवेंचर, मल्टीप्लाई बाय 100 करिएगा। अगर कंपनी ने कहा रुपए, तो फिर मल्टीप्लाई बाय 100 क्यों, ये तो ऑलरेडी रुपए में कन्वर्ट करके हमें दिया हुआ है। क्या ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई? अब इस टॉपिक को जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि अब मैं आ रहा हूं कंडीशन नंबर 2 पर। जब कंपनी जो पैसे मांगती है वो इंस्टॉलमेंट्स में मांगेगी। कैसे मांगेगी बेटा? इंस्टॉलमेंट्स में। जी बच्चों, तो अब बात करते हैं आपसे कंडीशन नंबर 2 की। वो है व्हेन जो डिबेंचर्स कंपनी इशू करती है उसका जो पेमेंट मांगती है वो इंस्टॉलमेंट्स में मांगती है। तो मैंने कंडीशन नंबर 2 बोर्ड पर लिख दी है, इफ द अमाउंट इज रिसीव्ड ऑन इंस्टॉलमेंट्स। तो मेरा क्वेश्चन तो वही है कि मैंने 6000 डिबेंचर इशू करे थे, मेरा एक डिबेंचर 100 रुपए का है, मैंने 3 इंस्टॉलमेंट्स में मांगा। तो पहले रफ में टोटल जरूर लगा ले बेटा, जैसे मैंने लगाया हुआ है। ये मेरा रफ वर्क है कि मेरा एक डिबेंचर कितने रुपए का है, 100 रुपए का। मैंने एप्लीकेशन पर 25 मांगे, मैंने अलॉटमेंट पर 25 मांगे, और जो बैलेंस बच रहा है, क्वेश्चन में लिखा था बैलेंस, मैंने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर मांगा, तो भाई बैलेंस तो मेरा 50 बचा। अब पॉइंट ये होता है कि मैंने कितने डिवेंचर इशू करे। मैंने आपको अभी क्या बताया, हाउ मेनी डिवेंचर्स हैव बीन इशूड, 6000। तो मेरी जो पहली एंट्री बनेगी वो बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, 6000 इंटू 25। पहली इंस्टॉलमेंट कितने रुपए की थी, 25। ठीक है बच्चों। अब अलॉटमेंट मत ले लेना, क्योंकि उन्होंने बाइफरकेट किया हुआ है, पहले एप्लीकेशन मांगी है फिर अलॉटमेंट। पहले वाले केस में मैंने बताया था कि एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट साथ में लेना जब कुछ मेंशन ना हो। अब आप करेंगे 9% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर, 6000 इंटू 25। पहले पैसे रिसीव हुए फिर ड्यू हुए। अगली बार पहले पैसे ड्यू होंगे, 9% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर, 6000 इंटू 25, क्योंकि अलॉटमेंट भी 25 रुपीज की ही है। आप सीधे अमाउंट लिखेंगे, मैं वैधानिक चेतावनी दे रहा हूं, एग्जाम में ऐसा ना करके आए बच्चों, अमाउंट लिखकर आए। बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अलॉटमेंट 6000 इंटू 25 दोबारा। अब आखिरी कॉल है तो फाइनल कॉल जरूर लगा दें, 9% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू 9% डिवेंचर 6000 इंटू 50 एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 6000 इंटू क्या मेरे बच्चों 50। ठीक है बच्चों। अब ये 9% क्या है सर, पहले भी बता चुका हूं बेटा, ये इंटरेस्ट रेट है, वर्सेटाइल है, जो क्वेश्चन में गिवन हो वही लिखना। अगर कुछ ना लिखा हो तो मन से 9% मत लिखाना, छोड़कर आ जाना। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा मेरे बच्चों। अब इसी कॉन्सेप्ट में मैं आपको एक और टॉपिक पढ़ा देता हूं, कॉल्स इन अरियर। किस टॉपिक का, कॉल्स इन अरियर। ये क्या होता है भाई, कंपनी आपसे लोन ले रही है, आपसे कहा कि इंस्टॉलमेंट में लोन लेंगे, आपने कहा डन। अब ये पूरा प्रोसेस चलता हुआ आ रहा है, लेकिन जब कंपनी ने ये फाइनल कॉल मांगी तो एक लड़का था जिसके पास 100 डिवेंचर थे, इसका नाम था लल्लू लाल। जैसा नाम वैसा काम, ये लल्लू लाल है। एक लल्लू लाल था जिसके पास 100 डिवेंचर थे, वो कह रहा है मेरे पास अब पैसे नहीं है। उसने फाइनल कॉल पर पैसे कंपनी को नहीं दिए, कंपनी ने पैसे मांगे बट कंपनी को नहीं मिले। ये कंपनी का फायदा या नुकसान, ये कंपनी का नुकसान हो गया। इसको कंपनी ने नाम दिया कॉल्स इन अरियर, और ये हमेशा रिसीव करते वक्त पता चलेगा, ड्यू करते वक्त कभी नहीं पता चलेगा। जैसे मैंने यहां तो पैसे ड्यू करे थे, तो मैंने 6000 लोगों से कहा कि 50 रुपए आने हैं, सबने कह दिया अरे सर देंगे देंगे देंगे। अब जब रिसीव कर रहा था तो इसको यहां मिटा देता हूं बच्चों, ध्यान से समझिएगा।
यहां पर पैसा रिसीव करते वक्त पता चला कि लल्लू लाल ने पैसे नहीं दिए, तो ये मेरा नुकसान है। नुकसान का नाम क्या था? कॉल्स इन अरियर। और नॉमिनल अकाउंट कहता है कि जितने भी नुकसान होते हैं आप उन्हें डेबिट करते हैं। कॉल्स इन अरियर डेबिट टू 9% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो ये रिसीव करते वक्त पता चला। सर ये तो समझ में आ गया, अमाउंट कैसे भरें? वेरी 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 सिंपल। सबसे पहले ये जितने से डेबिट हुआ उतने से क्रेडिट करिए, यानी 6000 इंटू 50। इसमें इनका क्या दोष? कॉल्स इन अरियर, लल्लू लाल 100 डिबेंचर लेकर बैठा था, उसने 50 रुपए नहीं दिए। इधर आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर, आंख बंद करके बैलेंसिंग फिगर लिख दीजिएगा। आई होप आपको कॉल्स इन अरियर क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसे हम बोलते हैं इशू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम। हाँ जी बच्चों, तो अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, जिसको हम बोलते हैं इशू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, प्रीमियम का मतलब होता है अगर मैंने फेस वैल्यू की चीज को ज्यादा पर इशू किया, मतलब मेरी 100 रुपए की चीज थी, मैं मार्केट में 5 रुपए एक्स्ट्रा पर लेकर आया, यानी 105 पर लेकर आया, तो इसे हम बोलते हैं इशू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम। अब आप ही सोचिए कि 100 रुपए के बदले में आपसे 105 रुपए ले रहा हूं, मेरा फायदा होगा या नुकसान होगा? सोच बिल्कुल सही है, मेरा फायदा होगा। क्या होगा मेरे बच्चों? मेरा फायदा। तो मेरे को डांस करने का बहुत मन है क्योंकि ये मेरा फायदा है। और नॉमिनल अकाउंट कहता है कि जो भी आपका फायदा होगा आप उसे क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे मेरे बच्चों? क्रेडिट। लेकिन ये जो प्रीमियम रिजर्व जो आपका फायदा है, इसको आप हमेशा ड्यू करते वक्त दिखाएंगे, यानी कि बैंक वाली जब आप रिसीव कर रहे होंगे तब नहीं दिखाएंगे। मेरा क्वेश्चन वही है जो मैंने पहले बात करी थी कि मेरे 6000 डिबेंचर थे और मैं 100 रुपए के डिबेंचर को 105 में इशू कर रहा हूं। कंडीशन नंबर 1, मैं पूरा पैसा लमसम में ले रहा हूं। कंडीशन नंबर 2, मैं पैसा इंस्टॉलमेंट्स में ले रहा हूं। तो पहले बात मैं करूंगा लमसम, यानी पूरा एक बार में ले रहा हूं। तो एंट्रीज क्या होंगी, आइए बात करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। सर ये दोनों साथ में क्यों? बेटा अभी बताया था, लमसम होगा तो एक साथ मांगिएगा। आप 6000 डिबेंचर थे, आपको कितने रुपए मिले? 100 नहीं मिले, 105 रुपए मिले। 5 रुपए आपका प्रीमियम भी तो आपको मिला ना, आपने मांगा था। अब आप कहोगे सर मांगा कब? अरे पहले रिसीव होगा फिर ड्यू होगा, पहले स्टेप में अलग होता है। फिर 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट 6000 इंटू कितना मेरे बच्चों? 105। ऐसा क्यों? जितने से क्रेडिट हुआ उतने से डेबिट हो गया। डिबेंचर में बिल्कुल कान खोलकर बड़ा बड़ा अपनी किताबों में लिख दो, डिबेंचर में हमेशा फेस वैल्यू जाती है। क्या जाती है मेरे बच्चों? फेस वैल्यू, यानी 6000 इंटू 100 रुपए की फेस वैल्यू है। और प्रीमियम रिजर्व आपका फायदा है, लिख देता हूं आपका फायदा। हिंदी गलत हो तो बेटा सॉरी, हिंदी थोड़ी कमजोर है, ये फायदा है। अब आप कहोगे सर इंग्लिश भी कमजोर है, राइटिंग अच्छी नहीं है, वो बेटा बाय बर्थ प्रॉब्लम है। तो ये मेरा फायदा है। और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 6000 इंटू 5 रुपए का मेरा क्या हो गया मेरे बच्चों? फायदा हो गया, और इसे मैंने क्रेडिट कर। ठीक है बच्चों, तो ये कॉन्सेप्ट जल्दी जल्दी कॉपी कर लो, फिर मैं आपको इंस्टॉलमेंट वाला बेसिस भी सिखा देता हूं। व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट प्रीमियम एंड द पेमेंट इज रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट्स। जी बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक, दैट इज कंडीशन नंबर 2। व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट प्रीमियम, प्रीमियम पर तो इशू हुए। अभी मैंने आपको इससे पहले ये पढ़ाया था कि जब वो प्रीमियम पर इशू हुए तो आपने सारा पैसा लमसम तरीके से ले लिया। अब आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूं कि प्रीमियम पर इशू हुए और आपने वो पैसा लमसम में नहीं इंस्टॉलमेंट्स में लिया। तो मैं मान लेता हूं कि मेरा जो एक डिबेंचर है
सपोज करिए वो 100 रुपए का है। कितने रुपए का है बच्चों? 100 रुपए। और मैं उसे मार्केट में 105 रुपए में लेकर आ रहा हूं, तो 5 रुपए का प्रीमियम है। अब अगर क्वेश्चन में ये लिखा है कि प्रीमियम किस कॉल पर है, तो उसी कॉल पर लेना और ड्यू करते वक्त लेना, रिसीव करते वक्त नहीं, बैंक वाली एंट्री के साथ नहीं। मगर अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है कि वो किस कॉल पर है, तो मैं उसे अलॉटमेंट पर मानूंगा। ये मेरी अजम्पशन है। किस पर मानूंगा मेरे बच्चों? अलॉटमेंट पर। तो मैंने ये माना कि मेरा एक डिबेंचर 100 रुपए का था, 5 रुपए का प्रीमियम, पहले रफ में ये टोटल लगाऊंगा, एप्लीकेशन पर 25 रुपए मांगे, अलॉटमेंट पे टोटल 30 रुपए थे, तो टोटल यानी प्रीमियम जोड़कर होंगे, तो 25 रुपए की फेस वैल्यू और 5 रुपए का क्या मेरे बच्चों? प्रीमियम। फर्स्ट कॉल पर बैलेंसिंग फिगर दैट इज 50। आइए एंट्रीज की बात करें। पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, 6000 डिबेंचर, वही केस है बच्चों, इशू करे हैं, इंटू 25 रुपए, 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर, 6000 इंटू क्या मेरे बच्चों? 25। जितने से क्रेडिट हुआ उतने से डेबिट हो गया। नाउ अब प्रीमियम हमेशा अलॉटमेंट पर आएगा अगर कुछ नहीं लिखा है और ड्यू करते वक्त आएगा। ये एंट्री बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। 9% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, टोटल जो मैंने रुपए मांगे, आप इसमें देख सकते हैं कि मैंने टोटल 30 रुपीज की डिमांड करी है, प्रीमियम जोड़कर, ये ध्यान रखिएगा। तो 6000 लोगों से मैंने प्रीमियम जोड़कर यानी 30 रुपीज मांगे। अब डिबेंचर में फेस वैल्यू जाती है, पहले भी बता चुका हूं, 6000 इंटू 25 रुपीज की फेस वैल्यू है और प्रीमियम है 5 रुपए का। अब जब मैं रिसीव करूंगा तो अलॉटमेंट जितने से डेबिट हुआ है, 30 रुपए मांगे थे, तो मिलेंगे भी कितने? 30 रुपए। बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अलॉटमेंट, 6000 इंटू 30 और 9% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, आखिरी कॉल 50 रुपए की थी, 6000 इंटू 50 और रिसीव भी कितने रुपए हो जाएगा मेरे बच्चों? 6000 इंटू 50। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट प्रीमियम, ये सेकंड केस है जो मैंने पेमेंट किस में मांगा मेरे बच्चों? इंस्टॉलमेंट्स में मांगा। अब आगे मैं आपसे बात करने जा रहा हूं व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट डिस्काउंट। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम डिबेंचर्स आर इशूड एट डिस्काउंट को शुरू करते हैं। जी मेरे बच्चों, तो अगले केस की तरफ चलते हैं कि व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट डिस्काउंट। ये तो बड़ा मजा आने वाला है बच्चों, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, और ये इंपॉर्टेंट भी है, ये बोर्ड में आने की संभावनाएं ज्यादा हैं। डिस्काउंट पर डिबेंचर इशू कर रहे, शेयर नहीं हो सकते, डिबेंचर हो सकते हैं। 100 रुपए का डिबेंचर मैं मार्केट में 98 में ला रहा हूं और मेरी पहली कंडीशन कि मैं पूरा पैसा लमसम ले रहा हूं, इंस्टॉलमेंट्स में नहीं ले रहा हूं, तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट साथ में ली जाएंगी। तो मैंने पहली एंट्री क्या करनी है वो मैं आपके मेरे बोर्ड पे पीछे लिखा हुआ है, डिस्कस करता हूं। उससे पहले आप मुझे ये बताइए, अगर मैं कोई 100 रुपए की चीज मार्केट में 2 रुपए कम पे उतारूं यानी 98 पर उतारूं, तो मेरा फायदा या नुकसान? बिल्कुल ठीक पहचाना, ये मेरा नुकसान है और नुकसान के लिए मैं आंसू जरूर बहाऊंगा। फायदा जब हमने किया था तो वो क्रेडिट हुआ था क्योंकि वो नॉमिनल अकाउंट था, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ये मेरा नुकसान है और नुकसान हमेशा डेबिट होगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर के नाम से। नॉमिनल अकाउंट कहता है कि जितने भी नुकसान होंगे आप उन्हें डेबिट करिए। जिस प्रकार फायदा हमेशा ड्यू करते वक्त आया था एसपीआर, उसी तरीके से डिस्काउंट भी हमेशा ड्यू करते वक्त आएगा, आप इसे रिसीव करते वक्त कभी भी शो नहीं करेंगे। आइए जल्दी से जनरल एंट्रीज को डिस्कस कर लेते हैं। पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, 6000 डिबेंचर हमने इशू करे हैं और हमने 98 पर इशू करे, तो ये 98 रुपीज आ गए। अब 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट,
जितने से क्रेडिट हुआ उतने से डेबिट हुआ इनटू 98 डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ये मैं रो रहा हूं, सुन रहा है ना तू, रो रहा हूं मैं। 6000 इंटू 2 रुपीज के लिए रो रहा हूं, ये नुकसान है। डेबिट हुआ, रिसीव करते वक्त नहीं हुआ, ड्यू करते वक्त हुआ। 9% डिबेंचर अभी बताया था फेस वैल्यू जाती है तो 6000 इंटू 100 और देखिए आपकी एंट्री टैली हो गई। तो ये टॉपिक यही खत्म हुआ। अब कंडीशन नंबर 2 के ऊपर आऊंगा, जब अमाउंट मुझे किस में मिलेगा मेरे बच्चों, इंस्टॉलमेंट में। वेट अ मिनट सर, कुछ गड़बड़ी हो गई। जिस तरीके से मैंने अभी एंड करा, बच्चे भी एंड कर देंगे और यहां पर मार्क्स कम आएंगे। बाहर निकलकर रोगे कि भाई पूरा पेपर सही करके आते हैं, किस्मत खराब है, नंबर नहीं मिलते। अरे किस्मत खराब नहीं है, आप काम आधा अधूरा छोड़कर आए हो। ध्यान से समझिएगा, कंपनीज एक्ट 2013 एक नया अमेंडमेंट लेकर आया है जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बोले या ना बोले, आपको ये अमेंडमेंट कर कर आना है। ये जो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है, ये साल के लास्ट में राइट ऑफ होगा। क्या होगा मेरे बच्चों, राइट ऑफ, मतलब खत्म कर देंगे इसको, इसका गला घोट देना है मुझे। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अभी डेबिट हुआ था, अब साल के लास्ट में ये एंट्री करिएगा। नो मैटर क्या डेट है मुझे नहीं मालूम, आप सपोज करिए 2022 1 अक्टूबर चल रही है, ये जब इशू हुआ था, साल की लास्ट पड़ेगी 2023 31 मार्च। आप इसे राइट ऑफ करेंगे। सर राइट ऑफ किससे करें, जल्दी से बता दीजिए। तो बेटा चॉइसेस जरा कॉपी पे लिख लीजिए जल्दी जल्दी। पहला ऑप्शन आप क्वेश्चन में ढूंढिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, अगर वो है तो उससे राइट ऑफ करिए, और अगर वो नहीं है तो सीधे राइट ऑफ करिए स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट से। ठीक है बच्चों, तो अब मैं इसको राइट ऑफ करके भी आपको दिखा रहा हूं। आप राइट ऑफ करने की एंट्री क्या करेंगे, आपकी पहली चॉइस SPR होगी, आप ढूंढिए SPR है तो उससे राइट ऑफ करिए। अगर वो नहीं है या वो कम पड़ गया तो आप सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L से राइट ऑफ कर दीजिए डेबिट, और इसका गला घोट दीजिए। पहले डेबिट हुआ था, अब आप क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे बच्चों, आप इसे बेहद सुपर डुपर इंपॉर्टेंट मार्क करके जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन कहे या ना कहे, इस लॉस को आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा। ये एक तरीके से कैपिटल लॉस ट्रीट करा जाता है और इसको इमीडिएटली साल के लास्ट में राइट ऑफ करना कंपलसरी होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर कि क्या होगा अगर मैं ये पैसा रिसीव करूं लमसम में नहीं, कैसे रिसीव करूं मेरे बच्चों, इंस्टॉलमेंट्स में। तो अगर मैं 100 रुपए के बदले कंपनी आपसे 98 रुपीज मांग रही है, चलिए मैं आपको एक बार इसको सॉल्व यहीं पर कर देता हूं। अब आप ध्यान से समझिएगा, 100 रुपए के बदले कंपनी आपसे कितने रुपए मांग रही है बच्चों, 98 रुपीज। एप्लीकेशन पर उसने आपसे 25 रुपए मांगे, अलॉटमेंट पर वो आपसे 23 रुपए 23 रुपीज मांग रही है, और फर्स्ट कॉल पर वो आपसे कह रही है 50 रुपीज दे दीजिए। अगर आप इसका टोटल लगाएं तो आप देखिए 98 रुपीज हो रहे हैं। जैसे प्रीमियम अगर कुछ नहीं लिखा होता तो आप अलॉटमेंट पर ड्यू करते वक्त दिखाते थे, उसी प्रकार डिस्काउंट भी अलॉटमेंट पर ही दिखाएंगे ड्यू करते वक्त, रिसीव करते वक्त नहीं। तो मैं सीधे डिस्काउंट की एंट्री कर देता हूं, बाकी तो सब सेम एंट्रीज हैं जो आपने सीखी हैं। एंट्री होगी 9% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, 6000 डिबेंचर थे और आपने इनसे अलॉटमेंट पर 23 रुपीज मांगे तो 23 है ना, लेकिन मेरे बच्चों 2 रुपए का डिस्काउंट भी तो है, इसकी फेस वैल्यू 25 रुपीज होनी चाहिए थी, 2 रुपए का डिस्काउंट है। तो आप लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 6000 इंटू 2, और आपको मैंने बताया था 9% डिबेंचर
आंख बंद कर कर इसमें फेस वैल्यू लिखना और इसकी फेस वैल्यू 25 होनी चाहिए, क्योंकि डिस्काउंट काटने के बाद ही पैसे डिमांड करे होंगे। अब जब आप पैसे को रिसीव करेंगे यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, तो भाई अलॉटमेंट जितने से डेबिट हुआ उतने ही रुपए आपको मिलेंगे 6000 इंटू 23 रुपीज, यानी डिस्काउंट काटने के बाद। तो ये टॉपिक उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। ये कैश वाले सारे टॉपिक खत्म हो गए। अब हम चलते हैं व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड फॉर कंसीडरेशन विच इज अदर देन क्या मेरे बच्चों, कैश। ठीक है बच्चों, तो इसको कॉपी कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पर आता। चलिए बेटा, तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट है, इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसीडरेशन विच इज अदर देन कैश। मैंने डिबेंचर इशू करे लेकिन मैंने बदले में कंपनी ने पैसे नहीं लिए, तो भैया कुछ तो लेगी, बिना डिबेंचर बिना कुछ लिए डिबेंचर इशू नहीं करेगी। तो कंपनी ने क्या करा बच्चों, सपोज करिए कंपनी ने कोई एसेट खरीदी। मेरे पास एक बॉटल है, इस बॉटल को समझ लीजिए कि ये एक बिल्डिंग है। क्या है मेरे बच्चों, बिल्डिंग। मैं कंपनी हूं, आप लोगों से मैंने ये बिल्डिंग खरीदी और अब मुझे आपको देने हैं पैसे। मैं आपको पैसे नहीं दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं पैसे के बदले डिबेंचर रख लो, वन एंड द सेम थिंग है यार, तो आप मेरे से उसके बदले डिबेंचर ले लीजिए। तो इस टॉपिक का नाम और इसका मतलब आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने डिबेंचर इशू करे मगर बदले में आपसे पैसा नहीं लिया, मैंने बदले में आपसे कोई एसेट गिरवी रखी, गिरवी कह रहा हूं सॉरी, मैंने बदले में आपसे कोई एसेट ली है। इज दैट ओके? तो अब आपका जो टॉपिक है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उस टॉपिक का नाम है इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। अदर देन कैश मतलब पैसा नहीं ले रहा हूं, बिना पैसे लिए मैं कोई और एसेट लेकर आपको डिबेंचर दे रहा हूं। तो क्या करना है, एंट्रीज क्या करें सर। नंबर 1, जब आपने एसेट खरीदी तो आप एसेट खरीदने की एंट्री कर लीजिए। आपने एसेट खरीदने की एंट्री करी, एसेट अकाउंट डेबिट टू कंपनी का नाम जिससे आपने खरीदी। सर अगर नाम गिवन ना हो तो क्या करें? अरे घबराने का नहीं भाई, नाम गिवन ना हो तो नाम की जगह आप लिख दीजिएगा वेंडर, ये तो आपको गिवन होगा। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, अब आपको डिबेंचर देने हैं, इशू डिबेंचर। अब आप डिबेंचर इशू करेंगे। मैंने आपको बचपन में, यानी कि अभी थोड़ी देर पहले, वो बचपन ही था, अब हम बड़े हो चुके हैं, सिखाया कि डिबेंचर 3 तरीके से इशू किया जा सकता है। एक करते हैं एट पार, एक हम कर सकते हैं एट प्रीमियम, और एक हम कर सकते हैं एट क्या मेरे बच्चों, डिस्काउंट। 3 तरीके से डिबेंचर इशू किए जा सकते हैं। तीनों तरीके समझते हैं और मैं आपको इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी इजीली तरीके से करा दूंगा। तो मेरे बच्चों, जब हमने इशू करा एट पार तो हम एंट्री करेंगे कंपनी का नाम डेबिट, अगर नाम ना हो तो आपको पता है क्या लिखना है, टू 9% डिबेंचर। 9% रेट है बेटा, जो क्वेश्चन में गिवन हो वही लिखना, मैं बार बार कह रहा हूं। अगर एट प्रीमियम है तो नाम डेबिट, कंपनी का नाम डेबिट टू 9% डिबेंचर, और ये तो हो गई तेरी बल्ले बल्ले, हो जाएगी बल्ले बल्ले एसपीआर। आप पूरा नाम लिखिएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, कंपनी का फायदा, फायदा हमेशा क्रेडिट किया जाता है। अब जब कंपनी डिस्काउंट पर डिबेंचर दे रही है तो नाम डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट
टू 9% डिबेंचर। ठीक है मेरे बच्चों, तो आपको ये 3 जर्नल एंट्रीज हैं। सबसे पहले मैंने एसेट खरीदी, एसेट खरीदने की मैंने एंट्री करी, नाम डेबिट टू कंपनी का एसेट डेबिट सॉरी टू कंपनी का नाम नहीं गिवन है तो मैंने क्या लिख दिया मेरे बच्चों, वेंडर। अब मैं डिवेंचर दे रहा हूं, 3 केसेस में दे सकता हूं, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। पार पे देने की नाम डेबिट टू डिवेंचर, नाम डेबिट टू डिवेंचर टू एसपीआर अगर प्रीमियम पे दी गई हो तो, नाम डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर। सर एंट्रीज तो बड़ी अच्छी से समझ में आ गई थी, पहले भी हमारे मास्टर साहब ने समझाया था। अमाउंट कैसे फिल करें सर, इसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है। फिर से नो चिंता की बात बच्चों, जल्दी से बताता हूं कि इसमें अमाउंट कैसे भरे। एक छोटा सा रूल याद रखना बस, नाम जितने से क्रेडिट हुआ उतने से डेबिट जरूर होगा। ठीक है बच्चों, तो ये अमाउंट तो आपका बड़ा इजीली आ जाएगा, जितने से क्रेडिट हुआ उतने से क्या होगा मेरे बच्चों, डेबिट। अब डिबेंचर में क्या लिखना है, कोई भी डिबेंचर हो, चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, डिबेंचर में आपको लिखना है नंबर ऑफ डिबेंचर इनटू फेस वैल्यू। क्या लिखना है बच्चों, नंबर ऑफ डिबेंचर इनटू फेस वैल्यू। वो क्वेश्चन में गिवन होगा, नंबर ऑफ डिबेंचर मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, यहां भी ये लिखना है, यहां भी यही लिखना है, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, यहां भी यही लिखना है। अब एसपीआर में क्या लिखें, नंबर ऑफ डिबेंचर इनटू प्रीमियम का अमाउंट, और डिस्काउंट में क्या लिखें, नंबर ऑफ डिबेंचर इनटू डिस्काउंट। ठीक है बच्चों, नंबर ऑफ डिबेंचर इनटू क्या बच्चों, डिस्काउंट। अब ये नंबर ऑफ डिबेंचर आते कैसे हैं सर, ये नहीं बता रहे हैं आप, तो कोई बात नहीं, अभी बता देते हैं नंबर ऑफ डिबेंचर कैसे आएंगे। आप एक फॉर्मूला याद रखिएगा, नेट अमाउंट पेबल। नेट मतलब जितने रुपए देने रह गए। अगर मैंने 5 करोड़ की एसेट खरीदी थी, 1 करोड़ रुपए दे चुका हूं, तो नेट देने रह गए हैं 4 करोड़। अगर हम पार पर निकाल रहे हैं तो नेट अमाउंट पेबल अपॉन फेस वैल्यू। अगर हम प्रीमियम पे निकाल रहे हैं तो नेट अमाउंट पेबल अपॉन फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। और अगर हम डिस्काउंट पर निकाल रहे हैं तो नेट अमाउंट पेबल अपॉन फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट। आपके क्या निकल कर आ जाएंगे मेरे बच्चों, नंबर ऑफ डिबेंचर। और ये नरेशन में भी लिखना बहुत जरूरी है कि आपके नंबर ऑफ डिबेंचर कितने आए। ठीक है बच्चों, अब एक क्वेश्चन मैं बुक से ही उठा लेता हूं और अमाउंट आपको फिल करना सिखा दूंगा। कोई एक टॉपिक का क्वेश्चन आपको समझाता हूं। देखो बच्चों, बुक में ही ये क्वेश्चन है डीके गोयल में। इसमें लिखा है कि कंपनी ने 9,90,000 रुपए की एसेट खरीदी। तो भाई पहली एंट्री एसेट डेबिट टू वेंडर, इसमें हमारा जो अमाउंट आएगा वो आ जाएगा 9,90,000 रुपए। ठीक है बच्चों, इतने की हमने एसेट खरीदी है, कोई परेशानी इसमें। अब कंपनी ने इसके बदले डिबेंचर दिए 3 केसेस में, एट पार पे, एट प्रीमियम पे, एट डिस्काउंट पर। भैया फेस वैल्यू अगर कुछ ना लिखी हो तो क्या मानोगे, 100 रुपए। अब अगर एट पार पर दिए तो आप एंट्री करेंगे नाम डेबिट टू 9% डिबेंचर। नाम जितने से क्रेडिट हुआ उतने से डेबिट हो जाएगा, हर केस में लिखने की कोई जरूरत नहीं। तो 9% डिबेंचर में आप नंबर ऑफ डिबेंचर पहले निकालें, वो कैसे निकालेंगे, 9,90,000 रुपए आपको देने हैं अपॉन 100 रुपए की फेस वैल्यू है। ठीक है बच्चे, तो 9900 डिबेंचर देने हैं, तो 9900 इंटू 100 करोगे तो 9% डिबेंचर का अमाउंट क्लियर हो जाएगा। अब क्या होगा अगर हम प्रीमियम पे दें, तो नाम डेबिट 9,90,000 रुपए। अब नंबर ऑफ डिबेंचर निकाल लें, कितने परसेंट प्रीमियम पे दे रहे हैं, क्वेश्चन में लिखा है 10% प्रीमियम। प्रीमियम हमेशा फेस वैल्यू पर निकालना। अगर आपने 9,90,000 रुपए देने हैं, एक डिबेंचर की वैल्यू 100 है प्लस 10 यानी 110 अगर मैं कर दूं, तो ये मेरे जो डिबेंचर आएंगे वो आएंगे कितने बेटा, ये आप निकाल लेंगे। मैं निकाल लेता हूं कैलकुलेटर पे।
9,90,000 अपॉन 110 रुपए, ये आ रहे हैं बच्चों 9,000 डिवेंचर। तो मैं लिखूंगा 9,000 इंटू 100, 9% डिवेंचर में। एसपीआर में लिखूंगा 9,000 इंटू प्रीमियम का अमाउंट यानी 10 रुपए। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा अगर ये डिवेंचर डिस्काउंट पर इशू हो रहे हैं। अगर ये डिवेंचर डिस्काउंट पर इशू हो रहे हैं तो नाम डेबिट 9,90,000 ही रहेगा। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट टू 9% डिवेंचर। अब ये 10% डिस्काउंट पर इशू हो रहे हैं बच्चों, अब आप कैसे निकालोगे? 9,90,000 रुपए आपको देने हैं, 100 रुपए की फेस वैल्यू है -10, आपके नंबर ऑफ डिवेंचर निकल कर आ जाएंगे। तो 9,90,000 अपॉन 90 अगर मैं करूं तो ये 11,000 डिवेंचर आ रहे हैं। तो आप डिस्काउंट में लिखेंगे 11,000 इंटू 10 रुपए और आप डिवेंचर में लिखेंगे 11,000 इंटू 100 रुपए यानी फेस वैल्यू। मैंने बताया था नंबर ऑफ डिवेंचर इंटू डिस्काउंट का अमाउंट और नंबर ऑफ डिवेंचर इंटू फेस वैल्यू डिवेंचर में आ जाएगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा मेरे बच्चों। अब मैं आपको इसी में एक छोटा सा टॉपिक और कराता हूं, क्या होगा अगर हम पूरा बिजनेस खरीदें। भाई एंट्रीज तो एक एसेट खरीदने की ये थी, अब मैं क्या कर रहा हूं, पूरा बिजनेस खरीद रहा हूं। तो मेरे बच्चों एक शॉर्टकट तरीका सिखाऊंगा क्योंकि ये शॉर्टकट वाली क्लास है। अगर आप पूरा बिजनेस खरीदते हो, सपोज आपने एसेट्स खरीदी, तो आप पहले सारी एसेट्स का नाम लिख लीजिए। बिजनेस में एसेट भी होंगी। सपोज आपने लैंड खरीदी, लैंड अकाउंट डेबिट। आपने बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। आपने स्टॉक खरीदा, स्टॉक अकाउंट डेबिट, आपने स्टॉक भी खरीदा था। अब आप एक लाइन छोड़ दीजिएगा, ये सारी एसेट्स हो गई। आपने लायबिलिटी में एक क्रेडिटर खरीदा था और जिससे खरीदा उस कंपनी का नाम। ठीक है बच्चों, सपोज बिल्डिंग आपने खरीदी थी 20 की, 20 रुपए मान लेता हूं, ये 30 रुपीज, ये 10 रुपीज। तो आपने एसेट कितने रुपए की खरीदी? 30, 20 और 10, 60 रुपीज की एसेट हो गई। आपने क्रेडिटर कितने के लिए बेटा? 20 के, और बदले में आप कंपनी को दे रहे हो 80 रुपीज। कितने रुपए दे रहे हो बेटा? 80 रुपीज। आपने एक लाइन छोड़ दी है, कॉन्सेप्ट अब आप ध्यान से समझ लीजिए। लाइन जो छोड़ी है, अब आप ये देखिए एंट्री टैली नहीं हुई होगी, यहाँ 100 आ रहा है, यहाँ कितना आ रहा है? 60। तो डेबिट बैलेंस 40 रुपीज का आ रहा है। अगर डिफरेंस डेबिट में आ रहा है तो आप लिख देना गुडविल, और अगर ये डिफरेंस क्रेडिट में आ रहा होता तो आप लिख देना कैपिटल रिजर्व, बिल्कुल आंख बंद करके। रीजन मैं बता देता हूं, इस बिजनेस की वैल्यू आप देखिए एसेट माइनस लायबिलिटी कर, एसेट आपने खरीदी थी 60 रुपीज की और लायबिलिटी थी 20, 60 माइनस 20, 40 रुपीज इस बिजनेस की वैल्यू है, और आप इस बिजनेस को कितने रुपए दे रहे हो? 80 रुपीज। आप पागल हो जो ज्यादा दे रहे हो? नहीं मेरे भाई, पागल नहीं हो, उस बिजनेस की कुछ गुडविल होगी। और अगर इसका वाइस वर्सा होता कि बिजनेस की वैल्यू होती 40 रुपीज, आप दे रहे हो 30 रुपीज, 10 रुपए का आपका फायदा हुआ, तो वो फायदा कैपिटल रिजर्व में जाता। फायदा हमेशा क्रेडिट होता है, तो जो लाइन छोड़ी थी उसमें लिख देते टू कैपिटल रिजर्व। उम्मीद करता हूं ये वाली बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। हाँ जी बच्चों, तो अब शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी। ये भी एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। अलग से बोर्ड में ये 3 to 4 मार्क्स के बीच में आपको क्वेश्चन देंगे, और इसमें आपको बैलेंस शीट बनाना थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इसमें बैलेंस शीट बनाना अनिवार्य यानी जरूरी है। तो सर जल्दी से बताइए कि ये होता क्या है। देखो मेरे बच्चे, मैं एक कंपनी हूं, मुझे ये कहना तो बड़ा अच्छा लगता है कि मैं एक कंपनी हूं। मैं लोन लेने गया, सपोज करिए 10 लाख रुपए का। मैं मैनेजर के केबिन में गया, मैंने कहा एक्सक्यूज मी मैनेजर, आई नीड अ लोन ऑफ ₹10 लाख। मैनेजर कह रहा है हिंदी में बोलो ना, क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। तो सरकारी मैनेजर था मेरे बच्चों। तो मैंने ये कहा कि ठीक है मैनेजर अंकल, 10 लाख रुपए का मुझे क्या चाहिए?
लोन चाहिए। तो मैनेजर ने पूछा कि क्या आप कोई सिक्योरिटी लेकर आए हैं? मैंने बोला हाँ, ये है मेरी बिल्डिंग यानी मेरी जो प्रॉपर्टी है उसके पेपर, ये पेपर आप चेक कर लीजिए और मुझे 10 लाख का लोन दीजिए। तो बेटा ध्यान से समझना, जो मैंने बिल्डिंग गिरवी रखी उसको हम कहते हैं प्राइमरी सिक्योरिटी। क्या बोलते हैं बेटा? प्राइमरी, पहले सिक्योरिटी ये रखी। बैंक मैनेजर ने उसे चेक कराया और मैनेजर को उसकी वर्थ नहीं लग रही कि उसके अगेंस्ट में वो मुझे लोन दे पाए। तो मैनेजर मेरे पास दोबारा आए और उन्होंने बोला कि सर, हम आपको लोन तो दे देंगे मगर आपको एक एडिशनल सिक्योरिटी कोलैटरल भी रखना पड़ेगी। मैंने बोला ठीक है भाई, आप एक काम करिए, मेरी कंपनी के डिबेंचर गिरवी रख लीजिए। यहां बात सुनना, मैंने क्या कहा? मेरी कंपनी के डिबेंचर गिरवी रख लीजिए, इशू नहीं कर रहा हूं। तो एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है मेरे बच्चों, क्या कंपनी ने जो डिबेंचर एज अ कोलैटरल इशू करे उस पर इंटरेस्ट कंपनी पे करेगी? अरे क्यों करेगी भाई, गिरवी रखे हैं अभी। अगर मैं लोन में डिफॉल्ट करता हूं तो पहले मेरी प्राइमरी सिक्योरिटी बिकेगी, जो बिल्डिंग के पेपर मैंने रखे थे। अगर वो कम पड़ जाए तो मैं अपने डिबेंचर इशू करूंगा और जितने इशू करूंगा फिर मैं उस पे इंटरेस्ट पे करूंगा। अगर मैंने सिर्फ गिरवी रखे अभी इशू नहीं हुए तो मैं उस पर कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करूंगा। ठीक है बच्चों, अब इसको शो कैसे करना है आइए बोर्ड पर समझते हैं। मैंने बैंक से लोन लिया तो मैंने एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। लोन कितने रुपए का लिया था मेरे बच्चों? 10 लाख रुपए। ये तो मैंने लोन ले लिया है बच्चों, ठीक है। अब प्राइमरी सिक्योरिटी की कोई जर्नल एंट्री नहीं होती। कोलैटरल की भी आपके पास दो ऑप्शंस हैं, करो या ना करो। लेकिन मेरे बच्चों मेरी एडवाइस है कि हम कोलैटरल सिक्योरिटी की जर्नल एंट्री करेंगे और मैं वही सिखा रहा हूं। ना करो वाला कॉन्सेप्ट मैं रखूंगा ही नहीं अपनी इस वीडियो में। तो आप ध्यान से समझिए कि कोलैटरल सिक्योरिटी पर डिबेंचर इशू करे, इसकी जर्नल एंट्री हम लिखने जा रहे हैं। क्या लिखेंगे? हम एंट्री लिखेंगे 9% डिबेंचर, ये 9% से मुझे बड़ा प्यार है, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर। 12 लाख रुपए के डिबेंचर मैंने गिरवी रखी। अब कोई भागते भागते मेरे पास आया, वो कह रहा है सर सर सर, ये तो समझ में आ गया बैंक से लोन लिया, सर ये समझ में नहीं आ रहा कि ये डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट क्या है, ये तो बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ा सर। तो बेटा सस्पेंस ये है, ये फर्जी फिक्टिशियस अकाउंट है। ये इसीलिए मैंने खोला कि अभी मुझे खुद को नहीं पता कि मैं डिबेंचर इशू करूंगा भी या नहीं करूंगा। ये तो सस्पेंस है, अगर डिफॉल्ट हुआ तो करना भी पड़ सकता है। तो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, ठीक है बच्चों। तो बस ये दो एंट्री आपको प्रेजेंट करनी है और आपका ये टॉपिक इन दो एंट्रीज में कवर हो गया। लेकिन धैर्य बनाए रखिए, इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा मेरे बच्चों, इसके बाद एक बैलेंस शीट जरूर बनानी है। क्या बनानी है? बैलेंस शीट। तो आइए बैलेंस शीट को हम एक बार समझ लेते हैं कि बैलेंस शीट आपको कैसे बनानी है। आप लिखेंगे बेटा एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। क्या लिखेंगे बच्चों? फॉर्मेट पूरा फॉलो करिए, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। आप पहले ये एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट हेडिंग डाल दीजिए, ठीक है बच्चों। तो मेरे बच्चों आपने ये पहले हेडिंग डाल दी बैलेंस शीट की। फॉर्मेट होता है पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, ये तो आपने पहले भी सीखा है पार्ट बी में, अमाउंट करेंट ईयर और अमाउंट प्रीवियस ईयर। तो मेरे बच्चों लायबिलिटी साइड में सबसे पहले जो हेडिंग पड़ती है वो हेडिंग होती है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ये मेरी हेडिंग होती है बच्चों, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। अब इसमें मैं पूरी बैलेंस शीट तो बना नहीं रहा जो मैं सारे मेजर हेड लिखूं। मैं अपने मेन मुद्दे पर आता हूं और मैं लिखता हूं नॉन करेंट लायबिलिटी। मुझे किससे मतलब है मेरे बच्चों? नॉन करेंट लायबिलिटी। और उसमें भी मैं शो करूंगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स को। किसको शो करूंगा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स।
ये अमाउंट कैसे आएगा, इसके लिए मैं एक नोट नंबर 1 बनाऊंगा। याद रखिएगा, पहले बनेगी बैलेंस शीट, उसके बाद बनेंगे नोट्स टू अकाउंट। तो पहले मैं नोट नंबर 1 बनाऊंगा, प्रीवियस ईयर में डैश, मुझे उसकी फिगर नहीं पता जो मैंने एग्जांपल दिया। अब मैं यहां बना रहा हूं नोट्स टू अकाउंट्स, इसको ध्यान से समझिएगा मेरे बच्चों, ये आप बैलेंस शीट के बाद बनाएंगे। और ये नोट्स टू अकाउंट मेरा किसका है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का। किसका है मेरे बच्चों, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का। अब इसे कैसे बनाना है, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। आप सबसे पहले लिख लीजिए 9% डिबेंचर आपने जो इशू करे वो कितने के आपने क्रेडिट करे थे ना, आपने इशू ही करे थे वो, तो आपने 9% डिबेंचर इशू करे थे 12 लाख रुपए के, अगर आपको याद हो। तभी एक बच्चा आया, वो कह रहा है अरे सर आपने इशू कहां करे थे, आपने एंट्री करी थी डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट। मैंने बोला अरे हाँ अच्छा याद दिलाया, तो मैं इसमें से लेस करूंगा डिबेंचर सस्पेंस, क्योंकि मैंने इशू करे ही नहीं थे मेरे बच्चों 12 लाख रुपए, और मैं बाहर अमाउंट लिख दूंगा निल। क्या लिख दूंगा मेरे बच्चों, निल। इसके नीचे मैं लिखूंगा कि मैंने बैंक से लोन भी लिया था, मुझे याद है 10 लाख रुपए का, और ब्रैकेट में लिख भी देना बच्चों इशूड अगेंस्ट कोलैटरल सिक्योरिटी या प्राइमरी सिक्योरिटी जो भी है। तो बाहर आपकी वैल्यू 10 लाख ही आएगी। जो डिबेंचर आपने इशू करे वो नहीं दिखाएंगे, क्योंकि एक्चुअली में वो आपने इशू नहीं करे थे, वो आपने कोलैटरल सिक्योरिटी की तरह रखे थे। तो अब आपकी प्रीवियस ईयर में वैल्यू डैश है, करंट ईयर में आपकी वैल्यू आ गई 10 लाख रुपए। तो ये वीडियो आपको क्लियर हो गई होगी, ये टॉपिक अभी। अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम चलेंगे, आप इसको जल्दी से लिख लीजिए, फिर मैं अपना नेक्स्ट टॉपिक आपको शुरू करता हूं। हाँ जी बच्चों, तो अब लास्ट टॉपिक पर आते हैं। इस वीडियो की लास्ट टॉपिक का नाम है अकाउंटिंग फॉर इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। इसमें हम बात करेंगे 6 केसेस की, डिबेंचर इशू होंगे और रिडम्पशन होंगे। ऑल्दो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, बट फिर भी एग्जाम में अगर मौसम खराब है और रिडम्पशन फिर भी उन्होंने पूछ लिया, तो मैं इस वीडियो में आपको रिडम्पशन के बारे में भी बात करूंगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला केस आप लोग समझ लीजिए, केस नंबर 1, when debentures are issued at par and are redeemable at par। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने 100 रुपए के डिबेंचर जब मार्केट में इशू करे तो वो 100 रुपए में ही करे, और जब मैंने 100 रुपए के डिबेंचर का पेमेंट करा तो मैंने पेमेंट भी 100 रुपए ही करा। इशूड एट पार एंड आर रिडीमेबल एट पार। तो बच्चों इसका मतलब मैं 2 कॉलम बना ले रहा हूं, इशू 100 रुपए के बदले 100 रुपए, और रिडम्पशन 100 रुपए के बदले 100 रुपए। ठीक है बच्चों, ऑल्दो रिडम्पशन इज नॉट अ पार्ट, मैं बार बार रिपीट करूंगा, लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं। मैंने आप लोगों को बताया भी था अभी पहले, थोड़ी देर पहले ही, कि अगर कुछ ना लिखा हो तो लमसम में पेमेंट अगर आता है तो हम एप्लीकेशन और अलॉटमेंट को साथ में मांगते हैं। तो चलिए बच्चों सीखते हैं एंट्रीज। पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ये इशू की एंट्री मैं कर रहा हूं बच्चों, आपको पूरे 100 रुपए मिले, और फिर आप एंट्री करेंगे 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर। ठीक है मेरे बच्चों, ये मैंने किसकी एंट्री करी बच्चों, इशू की। अब मैं रिडम्पशन करूंगा तो रिडम्पशन 2 फेजेस में होगा। फेज नंबर 1, पहले मैं पेमेंट ड्यू करूंगा, डिबेंचर को कैंसिल करूंगा। फेज नंबर 2, मैं पेमेंट कर दूंगा। तो आइए पेमेंट ड्यू करने की एंट्री की बात करते हैं।
जब मैं पेमेंट ड्यू करूंगा तो आप देखिए अभी तक डिबेंचर क्रेडिट हुआ था, अब मुझे क्रेडिट को खत्म करना है, मैं क्या करूंगा, डेबिट 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। आप कितने रुपए का पेमेंट करने जा रहे हैं, 100 रुपए का, और आप ये तो पेमेंट ड्यू करा मैंने, अब पेमेंट कर भी देते हैं, डिबेंचर होल्डर को पेमेंट देना है डेबिट, और मैं चेक बनाकर दे देता हूं, ये लीजिए आपका पेमेंट मैंने कर दिया टू बैंक 100 रुपए। तो ये पहला केस था जब आपने डिबेंचर इशू करे एट पार पर और रिडीमेबल करे एट किस पर मेरे बच्चे, पार पर। दूसरे केस पर आते हैं। दूसरा केस, व्हेन डिबेंचर आर इशूड एट डिस्काउंट एंड आर रिडीमेबल एट पार। तो मेरे बच्चों इशूड एट डिस्काउंट एंड आर रिडीमेबल एट पार, मतलब 100 रुपए के बदले मैंने आपसे कितने रुपए लिए मेरे बच्चों, 98 रुपीज लिए, और रिडम्पशन करते वक्त 100 रुपए के बदले 100 रुपए दे रहा हूं। तो रिडम्पशन की एंट्री तो सेम है, मैं रिपीट नहीं करने जा रहा हूं, आप यही कॉपी करिएगा। अब जब मैंने इशू करा तो मैंने पैसे कितने लिए, 100 रुपए या 98? वेरी गुड बच्चों। तो 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, मैंने आप लोगों से 98 रुपीज लिए हैं, मैंने 100 रुपए लिए ही नहीं आपसे, मैंने 98 लिए। 2 रुपए का डिस्काउंट, और मैंने बताया था कि डिस्काउंट रिसीव करते वक्त नहीं, ड्यू करते वक्त दिखाना। तो अब एंट्री होगी 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 98 रुपीज, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 2 रुपए टू 9% डिबेंचर, टोटल कितने रुपए मेरे बच्चों, 100 रुपए। ठीक है मेरे बच्चों, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। रिडम्पशन की वही एंट्री जो मैंने कही, ये टॉपिक भी क्लोज हुआ, लेकिन आप फिर भूल गए। इस टॉपिक में मंथ के लास्ट में, मंथ नहीं सॉरी ईयर के लास्ट में, इशू वाले ईयर में ही मुझे इस डिस्काउंट को क्या करना पड़ेगा मेरे बच्चों, राइट ऑफ। वो एंट्री में लिख नहीं रहा, मैंने अभी कवर करी थी। सबसे पहले एसपीआर से राइट ऑफ करूंगा अगर क्वेश्चन में है तो, और नहीं है तो सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ठीक है बच्चों, तो आपने ये दो फेजेस यानी केस नंबर 2 तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आइए केस नंबर 3 पर चलते हैं। व्हेन डिबेंचर आर इशूड एट प्रीमियम एंड आर रिडीमेबल एट पार, इशूड एट प्रीमियम एंड आर रिडीमेबल एट पार। तो 100 रुपए के बदले मैंने आप लोगों से 105 रुपए लिए, और 100 रुपए के बदले मैं आपको 100 ही रुपए दे रहा हूं। तो रिडम्पशन इज सेम नाउ, अगेन वंस अगेन आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट द एंट्री फॉर रिडम्पशन। आइए इशू की बात कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, आपको पैसे मिले टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। बच्चों आप लोग बता पाओगे आपको कितने रुपए मिले? 100 रुपए के बदले आप कितने रुपए मांग रहे हो? 105 रुपए मांग रहे हो, तो आपको मिलेंगे भी कितने बेटा? 105। 5 रुपए का फायदा, और उस फायदे को हम कहते हैं एसपीआर। जैसे डिस्काउंट ड्यू करते वक्त आता है, एसपीआर भी ड्यू करते वक्त आएगा। ये आपका फायदा, और फायदा हमेशा क्या होगा बच्चों? क्रेडिट होगा। तो अगली एंट्री आप करेंगे 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट करेंगे आप 105 रुपए से, जितने से क्रेडिट हुआ उतने से डेबिट हो गया। टू 9% डिबेंचर में फेस वैल्यू आ गई 100 रुपए, टू एसपीआर
प्रीमियम में जाएगा आपका कितने रुपए मेरे बच्चों? 5 रुपए। ठीक है बेटा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आपको 3 केस मैंने अभी तक पढ़ा दिए। व्हेन डिबेंचर आर इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार, व्हेन डिबेंचर आर इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार, तीसरा व्हेन डिबेंचर आर इशूड एट प्रीमियम एंड आर रिडीमेबल एट क्या मेरे बच्चे? पार। ठीक है बच्चों, आइए अब केस 4 से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होगा, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। अब रिडम्पशन भी थोड़ा सा चेंज होगा। केस 4 मैं आपसे बात करूंगा। केस 4 में when debentures are issued at पार पर इशू हुए थे एंड आर रिडीमेबल एट प्रीमियम, लेकिन जो देना है हमें, रिडम्पशन जो करना है वो ज्यादा देना है। मान लेता हूं मेरे डिबेंचर जब इशू हुए थे तो 100 रुपए के बदले मैंने 100 रुपए लिए थे, इसे कहते हैं इशूड एट पार। और जब रिडम्पशन हुआ मेरे बच्चों तो 100 रुपए के बदले 105 रुपए देना है। ठीक है बच्चों, अब छोटी सी बात मुझे बताना, आज मैं डिबेंचर इशू कर रहा हूं आप लोगों को, 100 रुपए के बदले आपसे कितने रुपए ले रहा हूं? 100 रुपए। और ये वादा कर रहा हूं, मम्मी कसम खा रहा हूं कि 10 साल बाद मैं आपको 105 रुपए दूंगा। कितने रुपए दूंगा बेटा? 105। तो क्या ये 5 रुपए का लॉस मुझे अभी इशू करते वक्त पता है या नहीं पता है? बिल्कुल सही, पहले से ही पता है। प्रूडेंस नाम का एक कॉन्सेप्ट आपने क्लास 11th में पढ़ा था, वो कहता है ऑल एंटीसिपेटेड लॉसेस कैन बी रिकॉर्डेड। और मुझे पता है कि 10 साल बाद लॉस होने वाला है, तो आइए अभी रिकॉर्ड कर लेंगे ना। इशू करते वक्त ही मैं 5 रुपए के लिए रोना चालू कर दूंगा, करोना नहीं, 5 रुपए के लिए रोना चालू कर दूंगा इशू के वक्त ही। कोई पूछेगा अभी क्यों रो रहे हो, मैं कहूंगा यार लॉस आएगा ये तो अभी पता है ना, तो अभी रो लेता हूं। तो एंट्री क्या होगी बच्चों? बैंक अकाउंट डेबिट, रोना धोना ड्यू करते वक्त करिएगा, टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। आपको मिले तो 100 रुपए थे, अब 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, जितने से क्रेडिट हुआ उतने से डेबिट तो कर दिया। अब आप ही लोगों ने बोला था कि सर लॉस आपको इशू करते वक्त पता है, लॉस नॉमिनल अकाउंट कहता है लॉस डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? डेबिट होगा। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट, कितने रुपए का लॉस? 5 रुपए। और मैंने आपको बताया कि डिबेंचर में फेस वैल्यू जाती है कोई भी केस हो तो 100 रुपए। सर एंट्री डेली नहीं हुई, 100 और 5 डेबिट करा था, 105 डेबिट हुआ, 100 रुपए क्रेडिट हुआ। सर एंट्री कहां टैली हुई सर? अरे बच्चों घबराओ मत, मम्मी कसम खाई थी नहीं खाई थी कि 5 रुपए एक्स्ट्रा दोगे, वो मम्मी कसम लायबिलिटी है और लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है। तो आइए लायबिलिटी क्रिएट करते हैं, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। 5 रुपए की लायबिलिटी है कि मुझे 5 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। अब पेमेंट की बारी आई, ऑल्दो पेमेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, सीख लेते हैं। 9% डिबेंचर डेबिट, डिबेंचर कितने रुपए के थे? फेस वैल्यू 100 रुपए, मगर डिबेंचर होल्डर को आपको कितने रुपए देने हैं? वादा तो 105 का है, 5 रुपए कहां गए? डेबिट करो 5 रुपए। किस नाम से? ये जो मम्मी कसम खाई थी इसको तोड़ने का वक्त आ गया है, खत्म पूरा करने का वक्त आ गया है। तो अब आप एंट्री करेंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, डेबिट होगा टू डिबेंचर होल्डर 105 और डिबेंचर होल्डर डेबिट हो जाएगा टू बैंक, कितने रुपए मेरे बच्चों? 105 रुपए। केस नंबर 4,
जो इंपॉर्टेंट था। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चों, केस नंबर 5 इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नजरें गड़ाए रखिएगा, ये एग्जाम में आने की संभावनाएं बहुत बहुत ज्यादा हैं। केस नंबर 5, when डिबेंचर आर इशूड एट डिस्काउंट। किस पर डिबेंचर इशू हो रहे हैं बेटा? डिस्काउंट पर। सर रिडम्पशन, रिडम्पशन बेटा प्रीमियम पर ही रखते हैं, रिडीमेबल एट प्रीमियम। तो मैं मान लेता हूं 100 रुपए के बदले 98 रुपीज लिए और 100 रुपए के बदले 105 रुपए दूंगा, तो रिडम्पशन की तो एंट्री वही है जो मैंने पहले करी थी, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो मेरे बच्चों अब यहां पर जो रोना है वो 2 रुपए के लिए रोना है, ये वाला नुकसान, और एक बार और रोना है कितने रुपए के लिए? 5 रुपए के लिए, ये वाला नुकसान। तो बेटा एक काम करो, एक साथ क्यों नहीं रो लेते हो? पहले 2 रुपए के लिए रो, फिर कोई तुम्हें चुप कराए, फिर 5 रुपए के लिए दोबारा रो, तो बहुत मारेगा वो कहेगा भाई तुझे रोना था तो एक बार में रो लेता। तो मैं एक इस क्वेश्चन में एक ही बार में कितने रुपए के लिए रो रू? 2 रुपए का ये नुकसान और 5 रुपए का ये नुकसान। रोना मुझे पड़ेगा कितने रुपए के लिए मेरे बच्चे? 7 रुपए के लिए। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर? अब एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। मुझे आप लोगों से 98 रुपीज मिले। 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, 98 जितने से क्रेडिट होगा उतने से डेबिट होगा। अब डिस्काउंट नहीं लिख रहा, डिस्काउंट भी तो लॉस ही है ना, तो मैं सीधे सीधे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर लिख दे रहा हूं। अब अगर आप डिस्काउंट भी लिखोगे तो 2 बार रोने से फायदा नहीं है, एक ही बार रो लो। लॉस आपका कितने रुपए का हुआ? 7 रुपए का, ये ऊपर दिख रहा है आपको। टू 9% डिबेंचर फेस वैल्यू टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। आपने मम्मी कसम खाई कि आप 5 रुपए एक्स्ट्रा देंगे। ठीक है बच्चों, देखिए एंट्री टैली हो गई, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, रिडम्पशन की वही एंट्री जो आपने करी। अब मेरे बच्चे ये जो लॉस है ये कैपिटल लॉस है, पीछे बताना भूल गया था इसके पहले वाले केस में, इसको राइट ऑफ जरूर करिएगा। पीछे वाले केस में भी ध्यान रखिएगा, राइट ऑफ करना जरूरी है। एसपीआर पहली चॉइस, नहीं है तो सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ क्या मेरे बच्चों? पी एंड एल अकाउंट। तो आई होप आपको केस नंबर 5 भी क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं केस नंबर 6 के लिए। केस नंबर 6, when debenture are issued at premium and are redeemable at premium। 100 रुपए के बदले 103 लिए और 100 रुपए के बदले 105 रुपए देने हैं, तो भाई नुकसान तो वही 5 रुपए का है जो मुझे एक्स्ट्रा देना है। ये तो बात मुझे पता है, रोना तो 5 रुपए के लिए पड़ेगा। आइए जल्दी जल्दी एंट्रीज पर आइए। बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। मैंने कितने रुपए रिसीव करे बच्चों? 103 रुपए। फिर 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, जितने से क्रेडिट हुआ उतने से डेबिट होगा। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, लॉस कितने रुपए का है मुझे पता है, 5 रुपए का लॉस है। टू 9% डिबेंचर में फेस वैल्यू चली जाएगी, इसमें एसपीआर भी है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 3 रुपए का, और आपने मम्मी कसम खाई है लायबिलिटी कि आप कितने रुपए और देंगे मेरे बच्चों? 5 रुपए एक्स्ट्रा देंगे। तो 108 रुपए डेबिट हुए, 108 रुपए क्रेडिट हुए, ये जितने से क्रेडिट हुआ उतने से डेबिट। लॉस 5 रुपए एक्स्ट्रा देने हैं, ये रहे।
डिबेंचर में फेस वैल्यू बार बार चिल्ला चिल्ला के बता दिया। एसपीआर में 3 रुपए का प्रीमियम था। मम्मी कसम 5 रुपए। अब मेरे बच्चों जरूरी सूचना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इस लॉस को राइट ऑफ करना है। अब मेरे पास क्वेश्चन में एसपीआर पहले से है 3 रुपए का, तो लॉस 5 रुपए का था, इसको एसपीआर से पहले राइट ऑफ करूंगा। 3 रुपए एसपीआर में थे। अब स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल डेबिट, पी एंड एल में 2 रुपए चले गए क्योंकि बाकी 2 रुपए पी एंड एल से जाएंगे, टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 5 रुपए। पूरा 5 रुपए का लॉस राइट ऑफ हुआ। 3 रुपए एसपीआर से उठाए मैंने, वहां था बैलेंस, बाकी बचा हुआ स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से। तो अब मेरे बच्चों ये पूरा कॉन्सेप्ट इशू ऑफ डिबेंचर का खत्म हुआ। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगली वीडियो हम जल्दी बात करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के ऊपर। ऑल द बेस्ट।